नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच का डिफरेंस। तो पिछले वीडियो में हम नेक्रोसिस को डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद एपोप्टोसिस को डिस्कस किए थे। तो आज हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो शुरू करने से वीडियो हम आपको पहले बता दें कि दोनों में नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में दोनों में सेल का डेथ होता है, दोनों इरिवर्सिबल सेल इंजरी का पार्ट है। ठीक है, तो आखिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दोनों में सेल का ही डेथ हो रहा है, तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इसी को समझेंगे आज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, और इधर लिखते हैं एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। ठीक है, एक तरफ नेक्रोसिस समझेंगे, दूसरी तरफ एपोप्टोसिस। कंपैरिजन करते करते यहाँ पे चलेंगे नेक्रोसिस को और एपोप्टोसिस को। तो आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नेक्रोसिस में जो हम पहला जो है दोनों में डिफरेंस नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में, शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिफिनीसन की बात कर लेते हैं कि नेक्रोसिस में एक्चुअली में होता क्या है। सेल का यहाँ पे डेथ होता है। कैसे सेल का डेथ होता है? ड्यू टू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो सेल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स का डेथ होता है। किस में? नेक्रोसिस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेल डेथ, सेल डेथ along with हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेल्स का डेथ हो रहा है किसके वजह से? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के वजह से। पहली बात ये नेक्रोसिस में हो गया। अब एपोप्टोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे सेल का डेथ होता है। कैसे डेथ होता है? ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है, यानी कि सेल को पहले से डिज़ाइन किया जाता है कि तुम्हारा डेथ होगा, तुम्हें मरना है, यानी सेल का डेथ कराना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ना कि प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेटेड सेल डेथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेटेड सेल डेथ। कैसा सेल डेथ है दोस्तों? यहाँ पे पहले से प्रोग्रामिंग किया गया है कि जहाँ पे भी एपोप्टोसिस होता है वो प्रोग्राम सेल होता है, कि उसका डीएनए प्रोग्राम किया गया होता है कि उसका जो फीचर है, जो उसका एज है, ख़त्म होने के बाद उसको मरना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ का पार्ट है एपोप्टोसिस। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं। नेक्रोसिस जो होता है दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ सेल्स का होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स में होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स में होता है। ठीक है, और एपोप्टोसिस जो होता है ये जो होता है सिंगल सेल में होता है। ठीक है, सिंगल सेल में होता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए कि नेक्रोसिस जो होता है ये मान लीजिए एक तरह से क्या है? मर्डर है। ठीक है, मर्डर। और एपोप्टोसिस क्या है? एक तरह से सुसाइड है, सुसाइड है। तो मर्डर एक साथ बहुत सारे लोगों का हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है, लेकिन क्या सुसाइड एक साथ बहुत सारे मिलकर लोग करते हैं क्या? नहीं, सिंगल पर्सन सुसाइड करता है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए तीसरा डिफरेंस हम समझते हैं कि नेक्रोसिस जो होता है दोस्तों ये एक पैसिव प्रोसेस है। कैसा है? पैसिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, और जो एपोप्टोसिस होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस है। अच्छा, चलिए अब तीसरा और बहुत ही चौथा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है कि देखिए नेक्रोसिस में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे नेक्रोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। सेल का डेथ होने के बाद, ग्रुप ऑफ सेल्स का डेथ होने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, फिर आपके न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, ये सारे आते हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ पे होता है। और यहाँ पे नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यहाँ पे कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता है। किस में? एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता है। अच्छा, पांचवी बात, यहाँ पे स्वेलिंग होता है। सेल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वेलिंग होगा। और यहाँ पे स्वेलिंग नहीं होता, यहाँ पे श्रिंकेज होता है,
श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि नेक्रोसिस में क्या होता है कि नेक्रोसिस में मेनली यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो मतलब डिसरप्ट हो जाता है या फिर टूट जाता है। ठीक है, बिखर जाता है टूट के। और एपोप्टोसिस में आपको एपोप्टोटिक बॉडीज मिलेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा, ये अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे जैसे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया, यानी कि टूट के बिखर गए हैं। किस में, नेक्रोसिस में। और एपोप्टोसिस में क्या होता है कि एपोप्टोटिक बॉडी बनता है। अब एपोप्टोटिक बॉडी क्या होता है इसको ज़रा समझिए। तो एपोप्टोटिक बॉडी जो होता है दोस्तों, ये एक्चुअली में जो सेल होता है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, इसका एपोप्टोसिस हो रहा है, ठीक है, ये प्रोग्राम सेल डेथ हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे जी इसके अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सेल से बाहर निकल के एक वेजाइकल में पैक हो जाते हैं। तो और मान लीजिए इसको बोलते हैं हम एपोप्टोटिक बॉडी। क्या बोलते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी। जब आप एपोप्टोटिक बॉडी का स्टडी कीजिएगा तो इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल सकता है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिल सकता है, साइटोक्रोम या फिर जो राइबोसोम्स है, मतलब कुछ भी मिल सकता है। किस में, एपोप्टोटिक बॉडी में। तो एपोप्टोटिक बॉडी किस में बनता है, एपोप्टोसिस में। लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है, पूरा सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो टूट जाता है, वहाँ पे कोई एपोप्टोटिक बॉडीज या वेसिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करते हैं। जो यहाँ पे 7th नंबर में कंपैरिजन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्रोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो मेनली कौन कौन से इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है, फिर आएंगे न्यूट्रोफिल सेल्स आएंगे, और फिर आएंगे मोनोसाइट्स, ठीक है, और भी ढेर सारे मतलब इन्फ्लामेटरी सेल्स यहाँ पे आते हैं। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या होता है दोस्तों कि एपोप्टोसिस में मेनली सिर्फ एक ही सेल्स आता है, जो कि मतलब जो भी सेलुलर डेब्रिस बचा है, मतलब जो भी कूड़ा करकट बचा है सेल्स का, उसको साफ करने के लिए जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल्स आता है, मैक्रोफेज आता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैक्रोफेज आएगा, और यहाँ पे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और भी लिम्फोसाइट्स, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ पे मैक्रोफेज आएगा। क्यों नेक्रोसिस में इतने सारे सेल्स आ रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है सेल के मरने के बाद। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से सिर्फ मैक्रोफेज आएगा और सेलुलर डिब्रीज को साफ करके मतलब हटा देगा वहाँ से। ठीक है, अब एक और बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जब आप नेक्रोस सेल का, जो नेक्रोस्ड सेल है उसका आप डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिएगा, और फिर एपोप्टोटिक सेल्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिएगा डीएनए का, तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस नज़र आएंगे। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम नेक्रोसिस का बताएंगे, यहाँ पे एपोप्टोसिस का बताएंगे। ठीक है, जब आप नेक्रोस सेल का जो डीएनए है उसका आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो यहाँ पे मेनली आपको डिफ्यूज पैटर्न मिलेगा। डिफ्यूज पैटर्न जैसे मान लीजिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए और ये हमारा जो इस पर हमको डीएनए मिलेगा। ठीक है, ये डिफ्यूज पैटर्न मतलब कि ऐसा 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 कुछ, मतलब तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज पैटर्न। ठीक है, ये 8 नंबर कंपैरिजन है, डिफ्यूज पैटर्न ऑफ डीएनए ऑन कहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम किसी नेक्रोस सेल के डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जो हमें डीएनए दिखता है कैसा दिखता है, डिफ्यूज पैटर्न में, यानी कि कोई उसका फिक्स साइज नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी एपोप्टोटिक सेल्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिएगा
तो वहाँ पे स्टेप लैडर पैटर्न दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब यहाँ पे हम लिख देते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है, जब सेल्स में एपोप्टोसिस हो जाता है, जब सेल्स मर जाती हैं एपोप्टोसिस प्रोसेस से, तो कैसे हम पहचानेंगे कि इस सेल्स का जो डेथ हुआ वो एपोप्टोसिस से हुआ है? तो इसका जो एपोप्टोटिक सेल्स है, तो इसके डीएनए को निकाल के जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो ये है एपोप्टोटिक सेल्स का डीएनए, ठीक है। तो इसका सेल्स का जो डीएनए, सेल्स का एपोप्टोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो एक फिक्स पैटर्न में कटा होता है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इसको काटता है तो वो काटेगा 180 to 200 बेस पेयर का, यानी कि एक डीएनए का जो साइज होगा 180 से 200 बेस पेयर का साइज में काटेगा डीएनए को, जो एक डीएनए का फ्रेगमेंट मिलेगा, ठीक है। 180 to 200 बेस पेयर डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि जो आप देखिएगा डीएनए को जब आप इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, ठीक है, तो इसका जो पैटर्न होगा ये ऐसा कुछ, यानी कि फिक्स साइज जो भी डीएनए है वो क्या होगा, फिक्स साइज में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टेप लैडर पैटर्न, ठीक है। जैसे कि स्टेप लैडर मतलब कि जो लैडर लाइक, जैसे कि सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जो वो बना होता है स्टेप्स, तो वो क्या बिल्कुल सेम साइज़ का होता है, ऐसा नहीं कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। ये आपको मिलेगा नेक्रोसिस में। लेकिन जब आप एपोप्टोटिक सेल्स का डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिएगा तो वहाँ पे फिक्स साइज में डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है। 180 to 200 बेस पेयर का एक डीएनए फ्रेगमेंट बनता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कटिंग करता है एपोप्टोटिक सेल्स में डीएनए का। तो कितना कटिंग करता है? 180 to 200 बेस पेयर वो कटिंग करता है, जिसकी वजह से सेल्स का डेथ हो जाता है वहाँ पे। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो भी हमको मिलेगा एपोप्टोटिक सेल्स के अंदर, तो उसका एक फिक्स साइज रहेगा। वो फिक्स साइज कितना है? 200 बेस पेयर। तो इसलिए जब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हमको स्टेप लैडर पैटर्न मिलता है, किसमें? एपोप्टोसिस में। लेकिन यही चीज़ हमको नेक्रोसिस में कैसा मिलता है? डिफ्यूज पैटर्न में, डिफ्यूज पैटर्न ऑफ डीएनए ऑन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस में सेल्स का जो डीएनए है उसका कोई फिक्स साइज में कटिंग नहीं होता है। यहाँ पे तो मेनली क्या हो जाए, मतलब डीएनए तो कंडेंसेशन होने लगता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिफ्यूज पैटर्न ऑफ द डीएनए ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जो डीएनए का साइज है वो कोई स्पेसिफिक फिक्स नहीं होता है, जैसे कि एपोप्टोसिस में तो फिक्स होता है 180 to 200 बेस पेयर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम गैंग्रीन को डिस्कस करेंगे।